ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी श्री गणेश बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में आपके प्रस्तुत किया जाता है और यह पहले भाग का इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं। कुछ तथ्य ग्रंथों तथा पत्रिकाओं जो हमने पढ़ा है उससे लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि, शंख ध्वनि आदि ये सभी गूगल से लिए गए हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए पंचांग के दैनिक पंचांग के बारे में आज की जो प्रस्तुति है उसका जो क्रम संख्या है उसका 5 भागों में है दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। और पहले भाग में हम पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित बात करते हैं और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते हैं आए। दूसरा भाग नक्षत्रों से संबंधित है जिसे तारा बलम कहते हैं। यह चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में होते हैं और जो गोचर करते हैं यदि भ्रमण आज जो जिस नक्षत्र में कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना है यह हम इसके अनुसार निकालते हैं। तीसरा भाग जन्म कुंडली में चंद्रमा स्थिर रूप से जिस राशि में है यानी जन्म राशि जो हमारी है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन के फल होने के संकेत मिल रहे हैं राशि के अनुसार। इसे क्या है इसको लेकर के हम आते आए हैं जो जिसे चंद्र बलम कहते हैं। यह नवतारा चक्र पर पद्धति पर आधारित है जिसकी चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। चौथा भाग आज के चौघड़िया से संबंधित है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त हुआ करता है जो नित्य शुभ और अशुभ काल को दर्शाता है। इसका उपयोग नित्य के कार्यों दैनिक कार्यों में विशेष कार्यों में जब नए कार्य शुरू किए जा रहे हैं तथा मुहूर्त आदि में किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस मुहूर्त को नहीं करना चाहे तो कोई भी मुहूर्त को नहीं देखना चाहे देख पाया या नहीं देख चाहे तो उसे कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। चौघड़िया की उपयोगिता काफी, यह नित्य कार्यों से लेकर विशेष कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है। पांचवा भाग और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार है। अंक ज्योतिष की संक्षिप्त व्याख्या और आज अंक ज्योतिष क्या कह रहे हैं न अंक क्या बता रहे हैं आज के दिन के बारे में। तो ये हमारे 5 अंकों के 5 पंचांग के 5 भागों का आपके समक्ष प्रस्तुत होगा हमने सूची की। और अब आपको पंचांग से संबंधित हम जो हमारे जीवन में उसकी भूमिका है उससे संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जाने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए चलिए पंचांग की अहम भूमिका जीवन में देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करें और साथ ही अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ अनुरोध है कि साझा करें इसे प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। आज बुधवार का दिन है, ज्ञान का दिन है, प्रकाश ज्ञान के प्रकाश का दिन है, बांटने का दिन है। चलिए साझा करें अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग और उनके यहाँ भी पंचांग का प्रकाश
दीपक जलाएं, ताकि वे भी सफल हों और उनके लिए इस उनके प्रयास में जो सफलता होगी, जो उन्हें खुशी होगी, उसके पुण्य के उनके भागी कुछ अंश में हों। तो चलिए, हम आपको अब ले चलते हैं अपने पहले भाग। स्वागत है आपका अंक ज्योतिष के पहले भाग। स्वागत है आपका आज के पहले भाग। आज दिनांक 13 अगस्त 2025, माह श्रवण, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:22 पर, सूर्यास्त 6:27। आज का दिशा शुभ उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक तिथि प्रातः 6:35 में से चतुर्थी तिथि, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद पंचमी तिथि, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त आज का दिन बहुत ही यूनिक है, क्योंकि तिथि 3 तिथियां आज समाप्त है और यह आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं। तिथि प्रातः 6:35 पर चतुर्थी रिक्ता तिथि, और कल भोर में 4:23 तक पंचमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात षष्ठी, और जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। तो आज 3 तिथियां हैं, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। करण भी आज 4 हैं। प्रातः 5:35 तक बालव, संध्या 5:30 तक कौलव, और कल भोर में 4:23 तक तैतिल, तत्पश्चात गर्भ। तीसरा करण भी आज 4 है। नक्षत्र दिन के 11:52 तक पूर्वा भाद्रा, उसके बाद उत्तरा भाद्रा। योग अपराह्न 4:05 पर धृति, और उसके बाद शुभ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ ओम नमः शिवाय कि भोलेनाथ का वास कराना है। तो आज जब तक चतुर्थी तिथि है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर हैं। उसके बाद वृषारूढ़ होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए शुभ है। तत्पश्चात शुभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल सुबह 6 बजे से दिन के 7:31 तक, प्रातः 7:31 तक। विजय मुहूर्त विजय मुहूर्त 2:05 से 2:57 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 6:27 से 6:48 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:16 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी अशुभ काल में दिन के 11:54 से 1:32 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 10:16 से 11:54 दिन तक। यमगंड प्रातः 7 बजे से 8:38 प्रातः तक, और वर्ज्य रात्रि 9:49 से 11:19 रात्रि तक। गंडमूल दिन के 10:32 से 5:22 तक, यानी कल के सूर्योदय तक। और पंचक अहोरात्रि, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक पंचक की स्थिति शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वे उत्तराभाद्रा नक्षत्र में भी।
सभी ग्रह अंश के अनुसार अच्छी स्थिति में है और मजबूत स्थिति में। शनिदेव बकरी होकर 25 अंश से ज्यादा होने के कारण अपनी राशि में होने के बावजूद ये कमजोर अवस्था में है। इस प्रकार मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रह बुध की राशि में 3, उसके बाद चंद्रमा तथा बृहस्पति की राशि में 2 2 ग्रह हैं। मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। इसके अलावा सभी ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि हम ग्रहों के संबंध को देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और अपने ही नक्षत्र में शनिदेव 1 ग्रह है। केतु, चंद्रमा और मंगल ऐसे 3 ग्रह होते हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार हम ग्रहों के आकाशीय स्थिति से आपको हमने अवगत कराया। अगस्त माह में जो ग्रहों की स्थिति है, जो गोचर की स्थिति है, वो 17 अगस्त को सबसे पहले सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्रदेव अस्त होंगे 22 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में और शनि देव का वक्रत्व 28 नवंबर को समाप्त होगा। हम आपको अब ले आए हैं दूसरे भाग में। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से है और आज जो गोचर कर रहे हैं उनसे उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना। तो चंद्रमा आज जिस जहां गोचर कर रहे हैं उसे तारा बलम के हॉरिजॉन्टल कॉलम में दर्शाया गया है, जो डायनेमिक यानी बदलते रहते हैं और स्थिर है। तारा बलम का के नीचे जो वर्टिकल रो है, वर्टिकल कॉलम और उसमें रो है, वहां उसमें ये जन्म कुंडली में स्थित चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह है। तो इस पद्धति को हम तारा बलम कहते हैं। तारा बलम बेस मूल रूप से तारा बलम मुख्य रूप से नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नौतारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि चंद्र किसी भी ग्रह के अपने फल नहीं होते, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रहों के फल देते हैं और यह जातक के जीवन पर्यंत फलित होता है। यानी जीवन जो उसके जीवन के इससे संबंधित फलित के लिए नौतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है। यदि हम जन तारा नहीं नौतारा चक्र पद्धति से ये जान जाए कि कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा शुभ फल देगी, कौन सा अशुभ फल देगा, तो हम उस तरह अपने आप को चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे और अशुभ स्थिति में हर कार्य का निष्पादन शुभता का लाभ लेते हुए करेंगे।
उसी तरह जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो सकते हैं, किंतु नवतारा चक्र पद्धति से अच्छी अवस्था में यदि नहीं है तो हमारे लिए अशुभता की स्थिति बना सकते हैं। और अंत में हमारे जीवन पर्यंत हम जिन लोगों से जुड़ते हैं, चाहे घर समाज परिवार, घर परिवार समाज, गांव देश, कार्यस्थल पर, पार्टनरशिप में, आदि आदि, उनके नक्षत्रों से संबंधित कर आप उनका अपना और उनके नक्षत्रों से कुछ संबंध, उनके अध्ययन कर उनके संबंधों को हमें निकाल सकते हैं कि वे हमारे लिए फलदायी होंगे या कष्टदायी होंगे, शुभ फलदायी होंगे या पीड़ादायक। तो वह हम अगर जान जाए तो हम जो पीड़ा जो ऐसे लोगों से सहेंगे वह हम सावधान रहेंगे, ताकि हम ज्यादा हमें नुकसान नहीं हो। साथ ही साथ कौन से लोग हैं जो जिनको हम फलित अच्छा दे सकते हैं, यदि ऐसे लोगों को के बारे में हम जान जाएं तो व्यवसाय के रूप में भी हम उनसे डील करते समय उसका उपयोग कर सकते हैं। यह व्यक्ति हमारे लिए लाभदायी हो। तो यह तो रही नवतारा चक्र पद्धति पर संक्षिप्त परिचय। और इसी को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो डाला है, पोस्ट किया है, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। और इसकी सटीकता प्रमाणित की है हमने भगवान राम, माँ जानकी, पवन पुत्र हनुमान के जन्म कुंडली को पोस्ट कर। और कौन नहीं जानता है, इतिहास के पन्नों में भी है, हर की जीवा पर भी है, भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान के संबंध कैसे थे, और नौ तारा चक्र पद्धति से भी वही संबंध होता है। जरूर देखें हमारी प्रस्तुति को। अब हम आपको ले चलते हैं, संक्षिप्त में बताएंगे नौ तारा चक्र पद्धति काम कैसे करती है, कैसे ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा जाए गया और कैसे यह काम करती है। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में बांटा गया। 1 से 9 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 समूहों में उसको रखा गया, यानी 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9 तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां नक्षत्र तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। नक्षत्र ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, केतु से लेकर के बुध तक। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया, यानी पहले ग्रह के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को लिया गया, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र को केतु देव से जोड़ा गया, उनका स्वामित्व केतु देव हो गया। और इसी तरह से दूसरा, 11वां और 20वां का स्वामित्व शुक्र को दिया गया, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। और यह सूची इस तरह से बनी, इसे सहेज कर रखें, आपके लिए बहुत उपयोगी। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। किसी जातक का जन्म आप खुद ही निकालें कि किस नक्षत्र में हुआ, उसके नक्षत्र स्वामी कौन है, और जो नक्षत्र स्वामी होंगे उनसे ही गणना आरंभ होगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यानी चौथा अगर ग्रह है हमारे चंद्रमा, यदि हमारे नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो दूसरा ग्रह, पांचवा ग्रह बनेगा मंगल, छठा, तीसरा ग्रह राहु, और इसी तरह से 9 तक जाएंगे, फिर एक से केतु से चले और तीसरा तक पहुंचे। तो हम जब देखते हैं कि दूसरा, पहला ग्रह जो होता है वो चंद्रमा पे खुद हो गया, उसके बाद दूसरा मंगल, चौथा बृहस्पति, छठा बुध, आठवां शुक्र, नौवां सूर्य, ये सभी जातक के लिए शुभ फलदायी। इसके ठीक विपरीत पहला चंद्रमा, तीसरा राहु, पांचवां शनि और सातवां केतु, ये सभी जातक के लिए अशुभ परिणाम देंगे, बाधा करेंगे और अशुभता ज्यादा भी दे सकते, यहाँ तक कि काफी पीड़ा भी दे सकते। तो बाधा से लेकर पीड़ा तक
ये 1 3 5 7 ग्रह करेंगे, और इसी से हम गणना करते हैं। और जब हमको ये पता चल गया कि ये ग्रह हमारे लिए शुभ फल देंगे, ये ग्रह हमारे लिए शुभ फल देंगे, तो अब बताएं कि दशा महादशा का परिणाम हम क्या अग्रिम में नहीं जान सकते? जन्म कुंडली में हमारे ग्रह कैसे फल दे रहे हैं, क्या हम नहीं जान सकते? जान सकते। साथ ही साथ जो अशुभ ग्रह हैं, उनके नक्षत्र हमारे लिए क्या देंगे? अशुभता, बाधा, खतरा, बाधा, पीड़ा, अति पीड़ा, यही देंगे ना। तो हम यदि जान जाएं तो उससे क्या व्यवसाय करेंगे उनके साथ? बिल्कुल नहीं। तो यही नवतारा चक्र पद्धति की पहचान है। और यही नवतारा चक्र पद्धति जातक के जीवन पर्यंत काम करता है। आप हमारी उस प्रस्तुति को देखें, समझें, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी नवतारा चक्र पद्धति को समझ सकें और जीवन में पीड़ा कम, बाधा कम, खतरा समाप्त, शुभता ही शुभता हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपको ले चलते हैं आज के चंद्रमा के गोचर क्या कहते हैं। चंद्रमा आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, उसके बाद रेवती नक्षत्र में जाएंगे दिन के 11:52 के बाद। इस एरो को सही से पकड़ें। ब्लू एरो जो है रेवती नक्षत्र से संबंधित है, और लाल एरो उत्तरा भाद्रपद से संबंधित। और इस तरह से हम फलित करते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप आज देखें तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के में जातक के लिए आरंभ का जो समय है 11:52 तक, वो नैधन्य है। उसके बाद में यही यदि दूसरा नक्षत्र का उदाहरण स्वरूप में देखा जाए, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत का है, दूसरा भाग विपत का है। तो यदि हम पहले से जान जाए यह भाग हमारे लिए शुभ है, यह भाग अशुभ है, तो क्या शुभ समय में ही शुभ काम करेंगे और अशुभ समय में अपने आप को रोकेंगे। यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी प्रार्थना है इस प्रस्तुति को देने के पीछे। और उपाय के तौर पर कहीं से भी पढ़ लें या हम भी प्रस्तुति कर रहे हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं है, इसलिए जोखिम नहीं लें। यह हमारा करबद्ध प्रार्थना है। जब भी मुहूर्त इस तरह के निकले, या तो पहले का कार्य का निष्पादन करें या बाद में टालें उस समय को, उस अवधि को। चुनौती थोड़ा सा स्वीकार करें, और यही चुनौती है कि उस समय को टालें। साथ ही साथ दैनिक कार्यों में को रोकने के लिए हम नहीं कह रहे, दैनिक कार्य जो आपके हैं उसमें सावधान रहें। संकेत यदि गलत मिल रहे हैं मुहूर्त के, तो सावधानी आपको करनी चाहिए। सावधान रहें। और उपाय के तौर पर जो सभी लोगों का मत है कि जरूर दिखाइए, हम करें या न करें ये हमारी मर्जी। अभी पुनः हम बता रहे हैं कि यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, ये कि कहीं से हमने लिया है जरूर है। और यह उपाय यही है कि जन्म तारा तारा यदि जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी पड़ता है तो नमक का दान, और नैदा में पड़ता है तो मुहूर्त को त्यागिए, और बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण। लेकिन पुनः यह प्रमाणित नहीं है, यह अपुष्ट है, इसलिए हम जोखिम लेने का सलाह नहीं देते। इस प्रकार इस प्रस्तुति का यहाँ पर समाप्ति होती है। आपसे आग्रह है कि जोखिम नहीं लें। चलते चलते अनुरोध है यही है कि जब भी विषम परिस्थिति हो, अशुभ समय हो आपका, तो अपना धैर्य का प्रदर्शित धैर्य को प्रयोग करें, धैर्य को प्रदर्शित करें और समय को टालें। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल है। तो चंद्रमा आज मीन राशि में है और गोचर नहीं कर रहा है, यानी आज स्थिर है। जब स्थिर है तब वृषभ, मिथुन,
कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए आज दिन उत्तम है। शेष राशियों के लिए कर्क, वृश्चिक, कुंभ राशि के लिए इष्ट देव का प्रार्थना करें, सावधान रहें। और सिंह, धनु तथा मेष राशि के जातक जोखिम नहीं लें, वाहन आदि चलाते समय सावधान रहें। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्तुति को चंद्र बलम कहते हैं, इस पद्धति को। इसमें चंद्रमा स्थिर नक्षत्र में, स्थिर राशि में हुआ करते हैं, जो आपका राशि बताता है। राशि के अनुसार देखा करें, लगन के अनुसार नहीं। और यह राशि के अनुसार आपको देखना है, और राशि के अनुसार ये फलित। चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से कुंडली में है और आज गोचर जिस राशि में कर रहे हैं उसके अनुसार उसका तालमेल करें। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया मुहूर्त बहुत ही उपयोगी मुहूर्त है, और बहुत इसलिए हमने चौघड़िया की उपयोगिता पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो डाला है। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है। किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई मुहूर्त से संबंधित। किंतु यदि कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो तो कम से कम शुभ मुहूर्त के कार्य करने के लिए अपने कार्य के शुभ परिणाम हेतु कम से कम चौघड़िया जरूर दें। संक्षेप में बता दें कि 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और ये 7 चौघड़िया, 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। प्रतिदिन दिन के अनुसार, सप्ताह के दिन के अनुसार चौघड़िया का आरंभ। तो सभी चौघड़िया सप्ताह के दिनों से संबंध हो गए, और सभी सप्ताह के दिन कोई न कोई ग्रह से संबंधित है। उनके दिन के स्वामी कोई न कोई ग्रह है, और वे सभी ग्रह विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए काफी उपयोगी होता है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। ऐसी स्थिति में अशुभता से व्याप्त चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अशुभता की गारंटी तो जरूर है, शुभता का नामो निशान नहीं। तो इस तरह से हम चौघड़िया का देखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया आज बुध का है। लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और रोग चौघड़िया वार बेला और राहु काल से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया काल बेला से, इनका त्याग करना चाहिए। शेष चौघड़िया का उपयोग अपने कार्य के अनुसार, अपने स्वेच्छा से, जो भी आपके लिए उपयोगी हो उसके लिए करना चाहिए। अमृत चौघड़िया ऐसा चौघड़िया हुआ करता है जो सभी कार्यों के लिए उपयुक्त हो। तो ये रहे हमारे चौघड़िया का चौथी प्रस्तुति। पांचवी प्रस्तुति अंत में अंक ज्योतिष पर है। अंक ज्योतिष में हम पहले भी बताते आए हैं कि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है, और वे अंक हैं 1 से 9। शून्य को की गणना में नहीं ली जाती, तथा हर अंक के ग्रह स्वामी होते हैं अलग अलग, और हर अंक के को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो आपके समक्ष। अंक हम दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर अंक, एक चलायमान चर अंक। स्थिर अंक वो वे होते हैं जो वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, और उन्हीं अंकों से हम निकालते हैं। जैसे जन्म तिथि, माह और वर्ष, ये हमारा ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, और उसके बाद हम निकालते हैं उसे प्राइम नंबर, मूलांक या ड्राइवर, भाग्यांक या कंडक्टर, और एंजल नंबर। इन अंकों को हम उससे निकालते हैं। इसके बाद जो चर अंक पहला होता है, जो हमारी कृति होती है, चर अंक हमेशा हमारी कृति होगी, और वे अंक में सबसे प्रमुख अंक होते हैं नाम। नाम से निकला अंक, और वह कैसे निकलता है, यह विधि आपके लिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह क्योंकि हर अंक का हर जो अक्षर होते हैं उसका अंकीय मूल्य होता है, इसलिए नाम जो भी हम लेते हैं उस नाम का
के अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर और फिर जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं, और इसी अंक का हम उपयोग करते हैं। और यही अंक जीवन को, जातक को जीवन भर ऊर्जा देता है। और यह अंक यदि जातक के मूलांक और भाग्यांक का शत्रु निकला, पहला अक्षर का जो अंक है वह शत्रु निकला, फिर उसके जिंदगी में परेशानियां कभी घटती नहीं। और यही अंक ज्योतिष का कमाल है, यही अंकों का कमाल है कि इस ऐसे अंक को हम बीच में लाते हैं जो सभी के मित्र, मूलांक और भाग्यांक दोनों। अब आप जानना चाहेंगे कि हमारे इन अंकों के शत्रु कौन है, मित्र कौन है, तटस्थ कौन है। तो पहले बेसिक ज्ञान के लिए मित्र नहीं मत जानिए, तटस्थ नहीं जानिए, शत्रु को पहचानिए। और शत्रु एक अंक के लिए 8 है, 2 के लिए 4 6 8 9 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8 9 4 2 है, 6 के लिए 3 9 7 9, 7 के लिए 7 9 3, 8 के लिए 2 9 4 8, और इसी तरह से सभी अंकों के लिए। नाम का पहला अक्षर एक मूलांक वाले के लिए एफपी से मूलांक का पहला अक्षर नहीं होना चाहिए, और इसी तरह से 9 अंकों का आपके समक्ष सूची प्रस्तुत है। तो ये रहे दैनिक पंचांग के हमारे अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय। और आज का दिन कैसा होने की संभावना है यह आपके समक्ष। आज का दिनांक 13/8/2025, मूलांक 4, भाग्यांक 3, और 3 अंक ऐसा होता है जो सभी अंकों का मित्र हुआ करता है। ये सभी अंकों का मित्र है, और इसलिए केवल 6 अंक का यानी शुक्र। तो मूलांक 1 2 3 4 5 7 8 9, इन सभी के दिन आज अच्छे होने की संभावना है। और 6 मूलांक वाले जातक वाद विवाद से दूर रहे, घर में स्पाउस से, प्रेमी से बात करने में सावधान रहें। समस्या आ सकती है, स्ट्रगल आ सकते हैं, अति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों शत्रु हैं, 3 और 6, 3 के शत्रु 6, 6 के शत्रु 3। इस तरह से हम इन्हें सावधान करते हैं। शेष जो मूलांक हैं जिनकी जन्म तिथि 1/10/1928, 2/11/2029, 3/12/21/30, 4/13/22/31, 5/14/23, 7/10/26, 7/16/25, 8/17/26, 9/18/27, ये किसी भी माह का इनका जन्म तिथि यदि हो तो वे आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को विराम दें। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई गई, और यह प्रस्तुति यदि पहली बार देख रहे हैं तो कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित। नए और पुराने सब्सक्राइबर सभी से अनुरोध है कि बुधवार का दिन ज्ञान के प्रकाश का बांटने का दिन, इसे साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके दिन वे भी इन तथ्यों से जान सकें, अंक ज्योतिष अंकों को पहचान सकें, शुभ मुहूर्त का उपयोग कर सकें, पंचांग का अनुसरण कर सकें, और अपने जीवन में शुभता ही शुभता लाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। बुद्ध देव, श्री गणेश और माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं कि आप पर आशीष बरसता रहे। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय माँ शारदा।